गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी थर्ड ईयर। बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट का बॉटनी के क्लास में वेलकम करता हूं। हम लोग पेपर 2 के यूनिट 1 में आज चर्चा करने जा रहे हैं एटमॉस्फेयर के बारे में, वायुमंडल के बारे में, वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न सतहों के बारे में, उन सतहों में घटने वाली विभिन्न घटनाक्रम के बारे में, इवेंट्स के बारे में, और उन सतहों की महत्व के बारे में जहाँ विभिन्न प्रकार की घटनाएं संपन्न होती है। हम लोग चर्चा करेंगे वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न प्रकार की गैसों के बारे में, गैसों के महत्व के बारे में, एसिड रेन, अम्ल वर्षा के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, और विशेष रूप से ओजोन परत के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, उससे होने वाली हानि, दुष्परिणामों तथा उसके लाभ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम अपना टॉपिक का प्रारंभ करते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या है, वायुमंडल क्या है। धरती के चारों ओर जो गैसों का घना आवरण है, डेंस कवरिंग है, उसे हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल को अनेक परतों में बांटा गया है, जिसे चित्रित रूप में हम लोग देखेंगे। तो सबसे निचला जो सतह होता है धरती के वायुमंडल का, वह होता है क्षोभ मंडल होता है। क्षोभ मंडल के पश्चात आपका समताप मंडल होता है, और क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल को पृथक करने वाली जो लेयर होती है, जो रेखा होती है, उसे कहा जाता है क्षोभ सीमा कहा जाता है, जो क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल को अलग करता है। समताप मंडल के बाद आपका मध्य मंडल आता है, जिसे मीजोस्फीयर कहते हैं। उसके बाद आयनोस्फीयर आता है, आयन मंडल जिसे कहते हैं। और सबसे बाहरी जो होता है, जो आउटर स्पेस कहलाता है, बाहरी अंतरिक्ष कहलाता है, उसे इग्जोस्फीयर कहा जाता है। तो इनकी मोटाई के बारे में चर्चा करेंगे, इनकी सीमा क्या है, किस रेंज में इनकी उपस्थिति होती है, और किस प्रकार की घटनाएं यहाँ संपन्न होती हैं। तो गैस का जो आवरण है धरती के चारों ओर, वह कहलाता है वायुमंडल, और इसमें विभिन्न प्रकार की गैसें उपस्थित रहती हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, हीलियम, क्योंकि हम पूरे वायुमंडल की बात कर रहे हैं तो हीलियम कुछ मात्रा में होता है, मीथेन गैस आपका होता है, वाटर वेपर होते हैं, जलवाष्प होता है, धूल कण होते हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं, जो इस वायुमंडल में उपस्थित होते हैं। तो वायुमंडल में पाने जाने वाली गैसों के बारे में हम चर्चा करें तो सबसे अधिक मात्रा में जो गैस उपस्थित होती है वायुमंडल में, वह नाइट्रोजन गैस होती है, जो लगभग 78%, 78% होती है। और नाइट्रोजन जो है सीधे रूप से पौधों के द्वारा प्रयोग में नहीं लाई जाती है। पौधे इसकी प्राप्ति आयन के रूप में करते हैं, नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में करते हैं, और यह तभी संभव होता है जब नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। तो स्थिरीकरण की बात करते हैं तो पौधे दो प्रकार का स्थिरीकरण होता है। एक होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण गैस है वायुमंडल में ऑक्सीजन, जिसे जीवनदायिनी गैस कहा जाता है, और इसकी मात्रा वायुमंडल में लगभग 21% के आसपास होती है। और ये जीवनदायिनी गैस इसलिए कहा जाता है कि जीव जंतुओं के लिए यह गैस क्या होती है, आवश्यक होती है। हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, और ऑक्सीजन ग्रहण करने के पश्चात ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो जंतुओं के समान पादप भी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, और ऑक्सीजन ग्रहण करने के पश्चात जो पचा हुआ भोजन है उसके ऑक्सीकरण के पश्चात उन्हें ऊर्जा प्राप्त होती है। जो तीसरा महत्वपूर्ण गैस है वायुमंडल में, वह है कार्बन डाइऑक्साइड, और इसकी मात्रा वातावरण में 0.03% के आसपास होती है। तो पूरी दुनिया में पेड़ पौधे ही ऐसे जीव हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड का सीधे रूप से उपयोग कर पाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में
पादप कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को स्टार्च या मंड में परिवर्तित करते हैं और फिर उनसे ऊर्जा प्राप्ति करते हैं। तो पौधों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग में लाया जाता है। दूसरा जो वायुमंडल में उपस्थित गैस है वह है नाइट्रस ऑक्साइड N2O जिसे कहा जाता है, और यह अम्ल वर्षा के रूप में धरती पर आता है और अम्ल वर्षा के कारण जीव जंतुओं को हानि पहुंच सकती है, त्वचा के रोग उत्पन्न हो सकते हैं, त्वचा को हानि पहुंच सकती है। इसके अलावा आपका जलवाष्प वायुमंडल में होता है जो आर्द्रता का, ह्यूमिडिटी का मुख्य कारण होता है। इसके अलावा आपके धूल कण पाए जाते हैं वायुमंडल में। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि इस वायुमंडल को कितने लेयर में, कितने भागों में बांटा गया है, कितने सतह में बांटा गया है। तो सबसे निचला जो परत होगा वो होगा क्षोभ मंडल आपका होगा, जिसकी सीमा धरती के सतह से 10 किलोमीटर तक होती है। तो धरती के सतह से 10 किलोमीटर की जो सीमा होगी वह क्षोभ मंडल की कहलाती है। और इसके बाद का जो होता है आपका 50 किलोमीटर, क्षोभ मंडल से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक आपका समताप मंडल होता है, और 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक का जो होता है वह होता है मध्य मंडल का होता है। इसके बाद आपका आता है आयनोस्फीयर, 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक का जो सतह होता है वह आयन मंडल कहलाता है। और इसे आयन मंडल इसलिए कहते हैं कि वहाँ जो है आयनीकरण होते रहता है, गैसों का आयनीकरण होते रहता है परावैगनी किरणों के प्रभाव से तथा अन्य विकिरणों के प्रभाव से वहाँ गैसेस आयनीकृत होते रहते हैं, आयन में, आवेश में परिवर्तित होते रहते हैं। इसे कारण इसे आयन मंडल कहा जाता है। तो आयन मंडल 640 किलोमीटर तक इसकी सीमा होती है, और इसके ऊपर का जो सतह होता है वो बाह्य मंडल कहलाता है, एक्सोस्फीयर कहलाता है। तो आइए हम चित्रित रूप से देखें कि वायुमंडल की विभिन्न परतें किस प्रकार से व्यवस्थित हैं और उसमें किस प्रकार की घटनाएं संभव होती हैं। तो आपकी धरती हो गई है, धरती का सतह है, और धरती के सतह के चारों ओर जो गैस का आवरण है वह वायुमंडल कहलाता है। अब यहाँ जो है आपका जो धरती की सतह हो गई, इससे ऊपरी जो सतह होगा वह होता है क्षोभ मंडल। यह है आपका क्षोभ मंडल, धरती के सतह से 10 किलोमीटर, इसकी सीमा 10 किलोमीटर ऊंचाई तक क्षोभ मंडल फैला रहता है। और संवहनीय तरंगों तथा विक्षुब्ध संवहन के कारण इसे संवहन मंडल या विक्षोभ मंडल भी कहा जाता है। एक 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर की एक परत होती है जो क्षोभ मंडल को समताप मंडल से पृथक करती है, अलग करती है, और इस सतह को क्षोभ सीमा कहा जाता है। ये जो सतह हो गई जिसकी ऊंचाई 1.5 किलोमीटर होती है उसे क्षोभ सीमा कहा जाता है। इसकी ऊपरी सतह जो होगा क्षोभ सीमा के ऊपर वह होता है समताप मंडल। जिसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर तक होती है। एक बहुत ही मोटी परत होती है और इसी परत में 15 से 35 किलोमीटर के मध्य ओजोन गैस की घनी परत पाई जाती है, जिसे हम ओजोन लेयर भी कहते हैं। तो ओजोन लेयर या ओजोन मंडल जो है समताप मंडल का निचला हिस्सा होता है। तो यहाँ से 50 किलोमीटर आपका जो है क्षोभ सीमा से 50 किलोमीटर ऊंचाई तक जो वायुमंडल होगा वह क्या कहलाएगा? समताप मंडल कहलाएगा। और इसकी समताप मंडल की जो निचली जो परत है 15 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर तक वह कहलाता है आपका ओजोन मंडल।
तो अगर इसको चित्रांकित करें ओजोन मंडल को तो वह इस प्रकार से होगा, 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर की मोटी परत जो होगी वह ओजोन मंडल कहलाती है, जहां ओजोन गैस की घनी परत होती है और जो धरती पर रहने वाले जीव जंतुओं को पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से सुरक्षा प्रदान करती है, एक छतरी के समान कार्य करती है। तो ये आपका जो मोटी परत है यह आपका ओजोन मंडल है, या जिसे ओजोन स्फीयर कहते हैं। ये समताप मंडल, तो जैसा कि मैंने कहा कि समताप मंडल की निचली सीमा जो होगी 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर वह ओजोन मंडल कहलाती है। इसके ऊपर 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर क्या होता है, आपका मध्य मंडल कहलाता है। 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की जो सीमा होती है वह मध्य मंडल कहलाती है। और इसके ऊपर 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर आयन मंडल होता है, आयनोस्फीयर होता है। तो इसका ऊपरी परत जो होगा वह कहलाएगा आयन मंडल या आयनोस्फीयर। ये आयन मंडल कहलाता है, जो 80 से 640 किलोमीटर होता है, इसकी मोटाई होती है। और इसके ऊपर जो होगा वह बाह्य मंडल कहलाता है, जिसे हम इग्जोस्फीयर भी कहते हैं। तो आइए हम देखें, ये आपकी धरती हो गई, पृथ्वी हो गई, ये आपकी यही पृथ्वी, और ये आपका हो गया क्षोभ मंडल, हो गया क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। और धरती से इसकी ऊंचाई जो होती है 10 किलोमीटर होती है। धरती के सतह से 10 किलोमीटर ऊंचाई तक जो गैसों का परत होगा, जो घेरा होगा, उसे हम कहते हैं क्षोभ मंडल। और जो इसके ऊपर जो होगा, क्षोभ मंडल के ऊपर क्या होता है, आपका समताप मंडल होता है, जिसकी मोटाई जो है 50 किलोमीटर जिसकी सीमा होती है। और मैंने स्पष्ट किया था कि क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल को पृथक करने वाली एक सीमा होती है, एक परत होती है, उस परत को क्या कहा जाता है, क्षोभ सीमा कहा जाता है। तो ये जो ऊपरी परत मैंने दिखाई है ये आपकी हो गई क्षोभ सीमा, क्षोभ सीमा। और क्षोभ सीमा की मोटाई 1.5 किलोमीटर होती है, 1.5 किलोमीटर होती है, जो समताप मंडल को क्षोभ मंडल से पृथक करती है। तो ये जो गहरी पट्टी हमने दिखाई है ये आपकी है समताप मंडल, और ये इसकी आपकी मोटाई जो होती है ये कितनी होती है, 50 किलोमीटर होती है, 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर की मोटाई होती है, 50 किलोमीटर। अब ये देखें, इसकी जो यहाँ पीले रंग की जो पट्टी है, मैंने गुलाबी रंग की जो पट्टी बनाई है, ये निचली सीमा है ओजोन मंडल की, जिसे हम समताप मंडल की निचली सीमा है, जिसे हम ओजोन मंडल कहते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो 50 किलोमीटर की सीमा होगी उसे हम कहते हैं समताप मंडल। और जो पीली रंग की गहरी पट्टी है ये आपकी ओजोन मंडल है, यह कहलाती है ओजोन मंडल या ओजोनस्फीयर भी जिसे कहते हैं, जहां ओजोन गैस की घनी परत होती है, ओजोन मंडल। और यह 15 से 35 किलोमीटर, क्योंकि कुल ऊंचाई जो होती है समताप मंडल की लगभग 50 किलोमीटर होती है, तो उसका निचला जो परत होगा 15 किलोमीटर से आपका 35 किलोमीटर की जो सीमा होगी,
जो परत होगी उसे हम कहते हैं ओजोन मंडल। अब समताप मंडल के बाद आपका आता है मध्य मंडल आता है। ये जो मैंने नीले रंग की जो पट्टी बनाई है, ये आपकी पट्टी है मध्य मंडल की, मध्य मंडल जिसे मीजोस्फीयर कहते हैं, मध्य मंडल। और यह जो है 80 किलोमीटर, 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर, 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। और इसके बाहर जो है मध्य मंडल के ऊपरी परत जो है यह कहलाता है आयन मंडल। आयन मंडल क्योंकि यहां गैस जो है आयनीकृत होते रहते हैं पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से तथा दूसरे तीव्र गति से प्रवाहित होने वाले कणों के कारण यहां गैसों का आयनीकरण होता है, गैस आवेश में परिवर्तित होते हैं, जिसके कारण इसे आयन मंडल कहा जाता है। आयन मंडल, आयन मंडल कहा जाता है। और इस आयन मंडल के कारण ही जो आकाश का नीला रंग दिखाई पड़ता है और उल्कीय पिंडों की जो चमक हमें दिखाई पड़ती है वो आयन मंडल के कारण क्या होती है, संभव होती है। तो हमने देखा कि धरती के सतह से 10 किलोमीटर की जो सीमा है वह कहलाती है आपकी क्षोभ मंडल, और धरती के सतह से जो क्षोभ मंडल है वहां से 50 किलोमीटर की जो सीमा है वह कहलाती है समताप मंडल। और समताप मंडल तथा क्षोभ मंडल को पृथक करने वाली जो परत है 1.5 किलोमीटर की वह कहलाती है क्षोभ सीमा। समताप मंडल की निचली परत जिसकी ऊंचाई लगभग 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर तक होती है वह कहलाती है ओजोन मंडल, जहां ओजोन गैस का परत होता है। इसके ऊपर जो है 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर आपका मध्य मंडल होता है, और मध्य मंडल से आपका 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर, 640 किलोमीटर आपका क्या होता है, आयन मंडल होता है। और यहाँ तापक्रम क्या होता है, बहुत ही कम होता है, -80 डिग्री सेल्सियस तक तापक्रम पहुंच जाता है। तो ये आपकी हो गई आयन की जो वायुमंडल की विभिन्न परतें हैं उनके व्यवस्था के बारे में, किस प्रकार से वो धरती के चारों ओर वायुमंडल का निर्माण करती हैं, एक घेरे का निर्माण करती हैं। अब हम जो विभिन्न परतें हैं, जो अलग अलग लेयर हैं, उसके महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं आपके क्षोभ मंडल के बारे में, जिसे हम ट्रोपोस्फीयर भी कहते हैं आपका। तो क्षोभ मंडल जो होता है, जितनी आपके मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, जो मौसम में परिवर्तन होता है, तो मौसम में परिवर्तन होने वाली जो घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में संभव होती हैं। तो क्षोभ मंडल के बारे में हम जानते हैं, इसके महत्व क्या है। मंडल में जो वायुमंडल की जो गैसों की परत है, इस सीमा में तापक्रम में परिवर्तन होते रहता है। तो तापक्रम में परिवर्तन होते रहता है और मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं, जो जलवायु परिवर्तन होता है, मौसम परिवर्तन होता है, यह किसके कारण संभव होता है, क्षोभ मंडल के कारण होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है क्षोभ मंडल का कि मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होती हैं, क्षोभ मंडल में होती हैं। मौसम संबंधी घटनाएं, मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में संभव होती है, पहली बात। दूसरी बात कि क्षोभ मंडल में तापक्रम क्या होते रहता है, परिवर्तित होते रहता है। तापक्रम स्थिर नहीं होता है, तापक्रम परिवर्तित होते रहता है। प्रत्येक 165 मीटर पर तापक्रम क्या होता है, परिवर्तित होते रहता है। अतः इसे परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। तापक्रम में लगातार परिवर्तन होने के कारण, बहुत कम सीमा के अंदर तापक्रम में परिवर्तन होने के कारण इसे ताप परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है या परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। तो यहाँ तापक्रम में बदलाव होते रहते हैं, तापक्रम में बदलाव होते हैं, जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है,
जिसके कारण इसे परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है, परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है, परिवर्तन मंडल, परिवर्तन मंडल कहा जाता है। और यहां प्रत्येक 165 मीटर पर तापक्रम परिवर्तन होता है। 165 मीटर पर तापक्रम में परिवर्तन होता है, तापक्रम में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है। तो क्षोभमंडल की विशेषता हो गई कि मौसम संबंधी घटनाएं यहां होते रहती हैं, तापक्रम में बदलाव होते रहते हैं और प्रत्येक 165 मीटर पर तापक्रम में क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिससे कारण इसे क्या कहा जाता है, परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। इसके ऊपर की जो सीमा मैंने बताई थी क्षोभ सीमा, तो क्षोभ सीमा समताप मंडल तथा क्षोभ मंडल को क्या करती है, पृथक करती है। तो क्षोभ सीमा, क्षोभ सीमा वायुमंडल की परत, वायुमंडल की परत जो क्षोभमंडल तथा समताप मंडल को पृथक करती है, तथा समताप मंडल को पृथक करती है, को पृथक करती है, क्षोभ सीमा कहलाती है। अब दूसरा जो है सतह है वह है आपका समताप मंडल है। और जैसा कि मैंने बताया कि समताप मंडल में आपका निचला हिस्सा जो होता है वह होता है ओजोन मंडल होता है, जहां ओजोन की घनी परत पाई जाती है। तो आइए हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। उसे हम समताप मंडल कहते हैं। और जैसा कि नाम से स्पष्ट है, समताप मतलब तापक्रम क्या होता है, बराबर होता है। तो आप याद रखें कि समताप मंडल वायुमंडल की ऐसी परत है और ऐसी सतह है जहां तापक्रम हमेशा क्या होते हैं, स्थिर रहते हैं, तापक्रम में परिवर्तन आपका नहीं होता है। और वायुयान चालकों के लिए, जो भी एरोप्लेन हवाई जहाज उड़ते हैं, उसके लिए जो उपयुक्त जो सतह होती है धरती की, वह क्या होती है, समताप मंडल होती है, क्योंकि यहाँ तापक्रम परिवर्तन नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ मौसम संबंधी घटनाएं घटित नहीं होती हैं। तो दो महत्वपूर्ण बातें हैं समताप मंडल की। पहला कि तापक्रम में परिवर्तन नहीं होता है, इस मंडल में, इस परत में तापक्रम समान होता है, तापक्रम समान होता है, तापक्रम में परिवर्तन नहीं होता है, तापक्रम समान होता है, तथा मौसम संबंधी घटनाएं घटित नहीं होती हैं। मौसम संबंधी घटनाएं घटित नहीं होती हैं, घटित नहीं होती हैं, नहीं होती हैं, तथा वायुयान चालकों के लिए यह उपयुक्त मंडल होता है। वायुयान चालकों के लिए, चालकों के लिए यह उपयुक्त मंडल होता है, उपयुक्त परत होता है, उपयुक्त मंडल होता है, क्योंकि तापक्रम समान होता है, कोई भी मौसम संबंधी घटनाएं यहाँ घटित नहीं होती है। अब समताप मंडल में ही इसके निचला जो परत होगा वह क्या कहलाता है, ओजोन मंडल कहलाता है। 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक ओजोन गैस का क्या होता है, घना परत होता है। और ओजोन गैस का निर्माण ऑक्सीजन गैस से होता है। तो 3 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन जो है, 2 मॉलिक्यूल ओजोन में, 2 अणु ओजोन में परिवर्तित हो जाते हैं और ओजोन की सघन परत यहाँ होती है। तो समताप मंडल में निचला जो सतह होगा
समताप मंडल का निचला सतह, समताप मंडल का निचला सतह, निचला सतह ओजोन मंडल कहलाता है, ओजोन मंडल कहलाता है, ओजोन मंडल कहलाता है। तो ओजोन मंडल की विशेषता यह है कि सूर्य के विकिरण में उपस्थित जो पराबैंगनी किरणें हैं, क्योंकि सूर्य के जो विकिरण होते हैं उसमें अनेक प्रकार के तरंगें उपस्थित होती हैं, तो उसमें आपका जो पराबैंगनी किरणें हैं उनका अवशोषण करता है। अब देखिए इसकी मोटाई जो है 15 से 35 किलोमीटर तक है, इसकी मोटाई 15 से 35 किलोमीटर घनी परत है, और यह पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से धरती पर रहने वाले जीवों को सुरक्षा प्रदान करती है। तो हम ओजोन होल की बात करते हैं, ओजोन छिद्र की बात करते हैं, तो वातावरण में बहुत सारी ऐसे गैसेस हैं, इस प्रकार के गैस उपलब्ध हैं जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकती है। जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हम लोग रेफ्रिजरेटर में, अन्य संसाधनों में, एसी में क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज़ करते हैं, उपयोग में लाते हैं, और उससे जो निष्कासित जो रसायन होते हैं वह ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो पराबैंगनी किरणें अगर धरती पर आती हैं तो जीव जंतुओं क्या होती है, उससे नुकसान होता है, त्वचा के रोग क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। तो पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाली जो मंडल होती है, जो सतह होती है, उसे हम क्या कहते हैं, ओजोन मंडल कहते हैं। तो हमें उस प्रकार के रसायनों के उपयोग से सर्वथा बचना चाहिए जो ओजोन लेयर में छिद्र उत्पन्न करने वाले हैं या ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले हैं। तो ओजोन परत पराबैंगनी किरणों से रक्षा प्रदान करती है। दूसरा जो मुख्य आपका महत्व है ओजोन मंडल का, कि यह धरती के तापमान को बनाए रखने में क्या करती है, सहायता करती है। अगर ओजोन लेयर में छिद्र हो गया तो जो भी विकिरण जो धरती से उत्पन्न होता है, धरती में विभिन्न तीन से जो भी उष्मा उत्सर्जित होगी, यह उष्मा अगर ओजोन में होल है, ओजोन लेयर में, तो उष्मा ऊपरी स्पेस में इक्जोस्फीयर में चली जाएगी, बाह्य मंडल में चली जाएगी, जिसके कारण धरती का तापक्रम बहुत कम हो सकता है, -30 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जो सामान्य जन के जीवन यापन के लिए उपयुक्त नहीं होगा। तो इसलिए हमें ओजोन परत का महत्व को समझना चाहिए और ओजोन परत ऐसे रसायनों के उपयोग से बचना चाहिए जो ओजोन मंडल को नुकसान पहुंचाते हैं। अब अगला जो है, इसको मिटाना, तो हमने अभी चर्चा की ओजोन मंडल के बारे में, ओजोन परत के बारे में, उससे होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में, ओजोन छिद्र के बारे में। तो मुख्य प्रकार से यह मनुष्यों में त्वचा का कैंसर उत्पन्न करता है। ओजोन मंडल के ऊपर, समताप मंडल के ऊपर जो गैसों का जो परत होगा, जो घना घेरा होता है, जो लगभग 80 किलोमीटर तक की सीमा तक होता है, इसे हम क्या कहते हैं, मध्य मंडल कहते हैं, मीजोस्फीयर इसे कहा जाता है। और इसमें जो है तापक्रम क्या होते रहता है, तापक्रम गिरते जाता है। इसमें तापक्रम जो है आपका कम होते जाता है और तापक्रम होते होते -80 डिग्री सेल्सियस तक बहुत कम तापक्रम हो जाता है इसमें। तो अगर हम अलग अलग वायुमंडल की परतों की अगर तुलना करें तापक्रम के आधार पर, तो सबसे कम तापक्रम जो होगा आपका इस मंडल में आपका पाया जाता है। इसकी सीमा जो होती है आपके 80 किलोमीटर तक होती है। समताप मंडल से 80 किलोमीटर ऊपर तक की जो सीमा होगी, यह आपका समताप मंडल, समताप मंडल, और समताप मंडल से 80 किलोमीटर का रेंज जो होगा, जो सीमा होगी, वह क्या कहलाती है, आपकी मध्य मंडल कहलाती है। और मध्य मंडल में यहाँ जो है तापक्रम में गिरावट होती है, तापक्रम में गिरावट आती है, और यह तापक्रम -80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है।
आती है। और तापक्रम जो न्यूनतम तापक्रम की हम बात करें तो इसका न्यूनतम तापक्रम जो है, न्यूनतम तापक्रम -80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तब पृथ्वी पर जीवन की बात करते हैं, चूंकि जनसंख्या बढ़ते जा रही है, धरती की जनसंख्या, तो हम लोग दूसरे जो बाहरी स्पेस हैं, इक्ज़ोस्फीयर जो हैं, उसमें जीवन बसाने के बारे में सोचते जा रहे हैं। एक नई परिकल्पना है कि तो थोड़ी सी मैं चर्चा कर दूं कि जो बाहरी जो मंडल है, वहाँ जो तापमान है और जिस प्रकार की वहाँ की विशेषता है, वह सामान्य जनजीवन के लिए, जीवन यापन के लिए संभव नहीं है, क्योंकि -80 डिग्री सेल्सियस पर, इस तापक्रम पर जिंदा रहना क्या हो जाता है, मुश्किल होता है। तो धरती पूरे आपके ब्रह्मांड में पृथ्वी ऐसी जगह है, धरती ऐसी जगह है जहाँ क्या होता है, जीवन यापन संभव होता है, चाहे पादप हो, चाहे जीव हो, जो दूसरे अन्य प्रकार के जीवाणु हैं, क्योंकि इस तापक्रम पर जीवन यापन क्या होगा, संभव आपका होता नहीं। तो मध्य मंडल में क्या होता है, आपका तापक्रम क्या होते रहता है, तापक्रम में क्या होती है, गिरावट होते रहती है। मध्य मंडल के बाद जो आपका सतह होता है वह कहलाता है आपका आयन मंडल। आयन मंडल, जिसे आयनोस्फीयर भी कहते हैं, आयन मंडल। और यह 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर तक की सीमा में होता है। और इसे आयन मंडल इसलिए कहा जाता है कि पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से गैस क्या होता है, आयनीकृत होते हैं, गैस का आयोनाइजेशन होता है, गैस आयनीकृत होते हैं। तो इस मंडल में पराबैंगनी किरणों के प्रभाव, पराबैंगनी किरणों के प्रभाव, किरणों के प्रभाव तथा तीव्रगामी कणों के प्रभाव के कारण, तीव्रगामी कणों के प्रभाव के कारण, के प्रभाव के कारण गैस आयनीकृत होते हैं, गैस आयनीकृत होते हैं, आयनीकृत होते हैं या आवेशित होते हैं, होते हैं अथवा आवेशित होते हैं, आवेशित होते हैं। अब इस मंडल की विशेषता यह है कि आकाश का नीलापन जो होता है, बोलते हैं आकाश का नीला काल। तो आकाश का नीला जो रंग होता है वह किसके लिए होता है, किस मंडल के चलते होता है, आयन मंडल के चलते होता है। तो आप अवश्य याद रखें कि इस मंडल की विशेषता क्या है, आकाश का नीला रंग, आकाश का नीला रंग, नीला रंग इस मंडल के कारण होता है। और दूसरा, उल्का पिंडों का चमकना। हम कभी कभी आकाश में देखते हैं कोई पिंड क्या हो रहा है, बहुत तीव्र गति से जा रहा है। तो ये जो घटनाएं होती हैं, उल्का पिंडों का चमकना, ये किस मंडल में होती हैं, आयन मंडल में होती है। तो उल्का पिंडों का चमकना, उल्का पिंडों का चमकना किस मंडल में होता है, आयन मंडल में आपका होता है। इसके बाद जो अगला मंडल आता है आपका, वह क्या कहलाता है, बाह्य मंडल कहलाता है, इक्ज़ोस्फीयर कहलाता है। तो आयन मंडल हो गया, और इसके बाद आपका जो अगला मंडल है इक्ज़ोस्फीयर, जिसे बाह्य मंडल हम कहते हैं, बाह्य मंडल, बाह्य मंडल। तो इसका ऊपरी जो सतह होगा, अब आयन मंडल से ऊपर की ओर जहां भी जाएं वह परत क्या कहलाएगी, बाह्य मंडल कहलाएगी। तो आयन मंडल से आयन मंडल, आयन मंडल से ऊपरी परत, से ऊपरी परत बाह्य मंडल कहलाती है।
वायुमंडल कहलाती है। तो हमने अभी चर्चा की वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न परतों के बारे में, क्षोभ मंडल के बारे में, समताप मंडल के बारे में, ओजोन मंडल के बारे में, आयन मंडल के बारे में, मध्य मंडल के बारे में तथा बाह्य मंडल के बारे में। अब हम वायुमंडल में उपस्थित गैसों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।